हम्म। ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है। यस मैम। ठीक। यस। ये सब हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉड बेसिक क्या है फ्रॉड में, कि आपको पता है सच्चाई कुछ और है, फिर भी आप किसी और के सामने झूठ बोल रहे हैं विद इंटेंशन टू इंड्यूस समबडी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आप ये सब जानते हुए कि यहाँ पे जाना गलत है, या ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या है कि इसमें डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आप किसी को इंड्यूस कर रहे हैं कि आप ये खरीद लीजिए, राइट। जान बूझ करके आप किसी को किसी गलत तरीके के डील के लिए तैयार करते हैं, उनको परस्यू करते हैं, कन्विंस करते हैं, देन दैट बिकम्स फ्रॉड। सबसे पहला एलिमेंट याद है, ठीक है। दूसरा क्या था, जानबूझकर आपका एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि डिस्प्यूटेड हो सकता है, फिर भी आप छिपा रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आपको उसने गलत बताया, ठीक है ना, ये पेपर तो किसी ने बनवा लिया, ये गलत है, देखिए ये मेरे पास सही पेपर है। तो एक्टिव कंसीलमेंट मतलब क्या, कि जानबूझकर आप सच को छिपा रहे हैं और झूठ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी फ्रॉड का हो जाएगा। तीसरा क्या है, ए प्रॉमिस मेड विद विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि आपको उसी समय मालूम है कि मैं तो कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, चलो कह देता हूँ कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, राइट। तो ये भी फ्रॉड है, ठीक है। एग्जाम्पल छोड़ो, ये एग्जाम्पल देने का मन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिवाइस। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिवाइस का मतलब कि डिसीव, सॉरी, डिसीव का मतलब कि और इस तीनों के अलावा कोई और आपने हरकत किया, कोई और आपने काम किया, जिसको हम बोल सकते हैं आसानी से कि इसके द्वारा मैं मुझे क्या हुआ, धोखा हुआ या मुझे चीट किया गया, तो भी वो फ्रॉड कहलाएगा। एनी सच एक्ट और ओमिशन, यानी किसी इस तरीके के काम का करना या किसी इस तरह के काम का नहीं करना जिससे दूसरा पार्टी ठगा जाए, ठीक है ना, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये हम लोग देख चुके थे। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, तुम लोग बताओ साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, या इसमें यस मैम कहलाएगा। मैम दो सिचुएशन बताई थी मैम, कि जब सामने करेक्ट, वाला पूछेगा हमसे तब अगर हम चुप रहे तब वो फ्रॉड कहलाएगा। बिल्कुल। साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, चुप तोशी। मैम, सिर्फ चुप रहे तो नहीं, चुप रहते रहे और यूज करते रहे तब ना। नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस में आप फिर चली गई। तो उसे देखो, दो सिचुएशन बोलना बहुत जरूरी है कि साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, जब तक कि आपसे पूछा नहीं गया और आप वहां हो और आपको पता है कि सब कुछ गलत चल रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट स्पीकिंग समथिंग, वो चुप रहना भी चलेगा, वो चुप रहना भी फ्रॉड नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा गया, हाँ, कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्या ये ठीक प्रॉपर्टी है, इसको इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, और तब भी आप चुप रहते, देन दैट साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है, क्लियर। यस चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट डे कवर कर लिया था, मेरे ख्याल से एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड शायद रह गया था, तो इसको आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्रॉड कहलाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, जो किसी चीज किसी बात को हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो गलत स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट का गलत होना जरूरी है, और वो भी कैसा, विद एन इंटेंशन टू इंड्यूस समबडी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए जानबूझकर हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बातों को रख रहे हैं उनके सामने, ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इन कर जाए, ले ले, हमारा सामान बिक जाए, हमारी जो भी डील है वो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी डन बाय द पार्टी और हिज एजेंट, यानी कि यहाँ पे अगेन एक पॉइंट है कि स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। फ्रॉड करने के लिए भी या तो पार्टी डायरेक्ट फ्रॉड करेगा आपके साथ, या फिर उसका एजेंट करेगा। एजेंट इक्विवेलेंट टू ओनर या प्रिंसिपल ही माना जाता है। एजेंट का मतलब ही होता है कि उसके पास वो सारी अथॉरिटी होती है जो प्रिंसिपल के पास होती है, वो बस फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता सब जगह, इसीलिए उसने किसी को ऑथराइज कर रखा है अपने बिहाफ में बिजनेस करने के लिए या डील करने के लिए। समझ में आया। तो इसके लिए या तो कोई पार्टी या उसका एजेंट ही ये काम कर सकता है, कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट। अच्छा, मस्ट रिलेट टू ए फैक्ट का मतलब होता है कि किसी का ओपिनियन, मान लो मैं बोलती हूँ कि अरे इस क्लास में
निखिल बहुत अच्छा लड़का है, राइट, बहुत अच्छा लड़का, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, दिस इज माय ओपिनियन, दिस कैन नॉट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। किसी का ओपिनियन मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। अब मेरी इस बात से सुन करके उसके यहाँ लड़की वालों की कतार लग जाए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। मैंने तो बस अपना ओपिनियन बताया था। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये किसी का ओपिनियन को आप मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते हैं। कोई सेल्समैन है, चलो अब थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सेल्समैन है, हर एक सेल्समैन जब जाता है आपके सामने तो अपने सामान को बोलता है कि ये सबसे अच्छी सामान है, ये वर्ल्ड में बेस्ट है, हमारा कंपनी फलाना चिलाना। जब तक आप उस चीज से इंड्यूस नहीं होते हो, जब तक आप उस चीज पर रिएक्शन नहीं देते हो, एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक वो क्या है, वो मेयर ओपिनियन है उसका। उसको हम क्या बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे। किसी का पर्सनल ओपिनियन मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। समझ में आया ये थर्ड पॉइंट? क्योंकि हर एक, Yes, ठीक है, दुकानदार कह सकता है कि हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी है, हमारा बहुत अच्छा सामान है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, वो अपने सामान के बारे में अपना ओपिनियन आपको बता रहा है, राइट। दैट अमाउंट्स टू ओपिनियन ओनली। अब फोर्थ पॉइंट, द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन अट्रैक्टेड टू एक्ट। हाँ, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने अपना ओपिनियन रखा, तो दिस इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय ओपिनियन। लेकिन इसके चलते अगर मियर फॉल्सहुड, सिर्फ झूठ बोलना या सिर्फ किसी के बारे में अपना ओपिनियन रखना मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जो भी आपने, दूसरे पार्टी ने उस चीज पर भरोसा करके क्या किया, कोई एक्शन लिया। देखो, जब हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी इस तरीके का आएगा कि जब सेल्समैन आपको बोल रहा है तो दैट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गुड्स, सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ झूठ सच नहीं बोल रहा, वो बस आपको अपना ओपिनियन बता रहा है। जब तक आपको उसके बेसिस पर आपने ये नहीं तय कर लिया कि आपको अब ये सामान खरीदना है, ठीक है ना, अनलेस अंटिल यू आर रेडी टू बाय दो पर्टिकुलर थिंग, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा, वो फ्री है। और आपको इससे कोई किसी के झूठ बोलने से आपके पास उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का कोई लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता है, अनलेस अनटिल आप उस झूठ से इंड्यूस होकर के, प्रेरित होकर के या इंस्पायर होकर के कोई एक्टिविटी करते नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते नहीं है, ठीक है। किसी का झूठ बोलना है, बोले, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, आपको उससे कुछ डैमेज होगा तब आप जरूर एक्शन ले सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? मैम लास्ट पॉइंट एक बार फिर से। यस मैम। फिर से बताती हूँ मैं एक बार। मैं अभी क्या बता रही थी कि फोर्थ पॉइंट है ये, द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन अट्रैक्टेड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन लीडिंग टू फ्रॉड। यानी कि जो दूसरा पार्टी है, एक पार्टी है जो झूठ बोल रहा है, ठीक है, दूसरा पार्टी है जिसको उस झूठ से को सच मानते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट में इन करना है, ठीक है ना, उस चीज के लिए तैयार हो जाना है। जब तक आप उस झूठ को सच मानते हुए उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी का झूठ बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन, म्यूट करो, कोई आवाज आ रही है कहीं से, तब तक आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे, म्यूट हो गया, ठीक, तब तक आप उसके अगेंस्ट क्या है, एक्शन नहीं ले सकते हैं। समझ में आया तोशी या नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, ये एग्जाम्पल देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। स्मिथ वर्सेस, ठीक है, स्मिथ वर्सेस चैडविक 1884 का ये केस है, जहां पे एक्स जो है, उन्होंने किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, प्रोस्पेक्टस यू नो, यस मैम। हाँ, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखते हुए उसमें कोई मिस्टर वाई करके थे, जिनका उसमें नाम था लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के लिस्ट में मिस्टर वाई का नाम था, और उनका नाम देखते हुए मिस्टर एक्स ने क्या किया, उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए। बाद में उनको पता चला कि मिस्टर वाई तो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं, डायरेक्टर्स के लिस्ट में उनका नाम था लेकिन वो नहीं है डायरेक्टर। तो उन्होंने क्या किया, ही फाइल्ड द केस अगेंस्ट द कंपनी फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया था उसके लिए उन्होंने अपने डैमेज को क्लेम करने के लिए केस किया। अब कोर्ट ने क्या किया, उस केस को, उस केस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट कि वाई ने पर्सनली आपको कभी तैयार नहीं किया, ये रिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन है, फॉल्स है, झूठ है, अग्रीड, लेकिन इस झूठ के से उसने आपको कभी इंड्यूस नहीं किया, उसने आपको कभी क्या कहते हैं,
ये तैयार करने की आपको कोशिश नहीं की कि आइए आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदिए क्योंकि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। राइट, सिर्फ उसके नाम से अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अगेंस्ट आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि जब तक आपको उसके नाम, अगर वो पर्सनली आपको इंड्यूस करता है, झूठ बोल करके आपको तैयार करता है कि हमारा शेयर लो, तब ठीक है, लेकिन आपको किसी ने तैयार नहीं किया, वहां पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का हक नहीं देता है। समझ में आया? और इतना ही नहीं, Yes, लास्ट ma'am. पॉइंट जो है वो उससे थोड़ा और अच्छा है, थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इतना ही नहीं कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसके अगेंस्ट, या फिर आप एंटर भी करके कॉन्ट्रैक्ट में तो भी आप कुछ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं या लॉस क्लेम कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू सफर्ड सम लॉस। उस झूठ की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको नुकसान हुआ, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप स्यू करिए और डैमेजेस क्लेम करिए। आप उस झूठ की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, यहाँ तक भी चलेगा, यहाँ तक भी आप क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। समझ में आया? तो नुकसान, एक तो उस झूठ से आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आप रेडी हुए, ये भी होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद आपको लॉस हुआ, ये भी प्रूफ होना चाहिए। समझ में आया? द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली डन टू कमिट ए फ्रॉड। इंटेंशनली, फ्रॉड हमेशा इंटेंशनली किया जाएगा। इंटेंशनली कुछ बातें आपसे झूठ बोली गई या कुछ बातें आपसे छिपाई गई सो दैट यू कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके कारण आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर लिया, और उस एंट्री, उस कॉन्ट्रैक्ट को डील करते समय आपने कुछ लॉस आपको हुआ, उस लॉस का डैमेज आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. दिस इज व्हाट फ्रॉड। अब इफेक्ट्स Yes, ऑफ ma'am. फ्रॉड, इफेक्ट क्या है, और अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, धोखा होता है, तो उसके लिए रेमेडीज क्या है, कैसे कैसे आपके पास रेमेडीज, यानी कि रेमेडीज का हिंदी क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश दूसरा इंग्लिश। इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है आपके पास? सबसे पहला, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी। ये वाइडेबल है, ठीक है, लेकिन किसके ऑप्शन पे, किसके मर्जी से इसको वाइडेबल किया जा सकता है या वैलिड रखा जा सकता है? डिफ्रॉडेड पार्टी, जिसके साथ धोखा हुआ, ऑब्वियसली एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है ना। जैसे कि हमने कोर्शन के केस पे एग्रीव्ड पार्टी पर था कि वो वाइडेबल रख सकता है। सिमिलरली वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डिफ्रॉडेड पार्टी, जिसके साथ धोखा हुआ वो आदमी इसको चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, कैरी ऑन करे, नहीं तो उसको वहीं पे भी वाइड कर दे। सेकेंड, द पार्टी डिफ्रॉडेड कैन sue फॉर डैमेजेस सफर्ड। जो आपको लॉस हुआ है, उस लॉस के लिए आप डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से कुछ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, the party can insist for the performance of the contract on the condition that the other party shall take necessary step to put the defrauded party in position where the representation otherwise had been true। इसका सिंपल मतलब है कि जो भी पार्टी या तो उसको रेसेंड कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, या फिर डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, या फिर वो ये भी बोल सकती है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करिए, परफॉर्म करिए, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि इसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। न्यूट्रलाइज करने का मतलब कि सपोज करो तुमने मुझे जो जो झूठ बोला है, ठीक है ना, आगे एग्जाम्पल में दूंगी आपको, जो भी तुमने झूठ बोला है उस झूठ को नहीं बोले होते, और तब जो सिचुएशन होता उस सिचुएशन पे ला करके पहले रख दो, और उसके बाद क्या करो, इसको परफॉर्म करो। एग्जाम्पल देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज्ड है, ठीक है ना, किसी को हमने, उस मालिक ने उसको ऑलरेडी मॉर्गेज कर रखा है कहीं पर और उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है, राइट, और उस मालिक ने क्या किया, किसी तीसरे आदमी को बेच दिया, फ्रॉड हुआ तीसरे आदमी के साथ। Yes, ma'am. अब यस मैम। अब अगर ये चाहेगी ये पार्टी तो इसको कैंसिल कर देगी, इस डील को कैंसिल कर देगी, और जो भी एडवांस अमाउंट दिया है वो लेकर के घर चली जाएगी। अगर वो ये चाहे कि मेरा जो नुकसान हुआ, यानी मैंने जो इतना दिन पैसा तुम्हें दिया उसका जो मुझे बैंक में इंटरेस्ट मिलता वो भी मुझे चाहिए, तो वो भी क्लेम कर सकती है। और तीसरा भी ऑप्शन है उस डिफ्रॉडेड पार्टी के पास कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरे पार्टी को बोलिए, जिस पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कि जो मॉर्गेज अमाउंट तुमने किसी और से लिया हुआ है उसको वो वापस करो,
ठीक है, और इस बिल्डिंग को या इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज फ्री करो, और अब मॉर्गेज फ्री करने के बाद ये चीज ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा। समझ में आया? यानी कि वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जहां पे अगर फ्रॉड नहीं होता, जैसे कि ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी था, ये तुमने मुझे पहले नहीं बताया था, तो ना अब ऐसा ही कर दो कि उसके पैसे वापस दे दो, इसको मॉर्गेज फ्री कर लो, और अब मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। समझ में आया? तीनों ऑप्शंस हैं फ्रॉड के लिए डिफ्रॉडेड पार्टी के पास। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? तो दोबारा मैं बता सकती हूँ, पूछ लो अभी। ये मैम अगर वो बेचने के बजाय रेंट पे लगाता तो फ्रॉड नहीं ना होता। रेंट पे लगाता मैम जो जिस मॉर्गेज लैंड पे वो प्रॉपर्टी को, हाँ मॉर्गेज यस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाता, तो सी मॉर्गेज है तो उसका क्या है कि उसके अगेंस्ट उसने कहीं से ले रखा है, तो उसको लोन पे वो कैसे लगा सकता है? जब हम गोल्ड अपना कहीं पे गिरवी रखते हैं तो क्या उस गोल्ड के अगेंस्ट और कहीं से लोन या और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं लोन नहीं, जैसे रेंट पे मॉर्गेज रेंट से मतलब अपना यू हैव गिवन समवन, कि जब तक देखो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है तोशी, एनीबॉडी गिरवी कैन रखना एक्सप्लेन? हाँ गिरवी रखना कि मतलब कि जब तक, अब तक मेरी ओनरशिप अब सीज है अभी, जब तक मैं तुम्हें वो अमाउंट वापस नहीं कर देती हूँ जो जिसके अगेंस्ट मैंने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है, जब तक मैं वो आपको वापस, तब तक ये प्रॉपर्टी क्या है? आपका है। ये हुआ ना मॉर्गेज का मतलब, यही हुआ ना? तो कैसे वो रेंट पे लगा सकता है या बेच सकता है या कुछ भी कर सकता है? वो आपको उसने रखने के लिए दिया है, ये एक गारंटी है कि जब वो आपका अमाउंट वापस करेगा तब वो अपना सामान आपसे लेकर के चला जाएगा। क्लियर? तो घर के भी केस में यही होगा, मॉर्गेज के केस में। और अगर हमने वो अमाउंट वापस नहीं किया तो जो मॉर्गेजी है जिसके पास हमने मॉर्गेज रखा है वो उसको सेल करके अपना पैसा ले लेगा, और जो रेस्ट बचेगा वो आपको दे देगा। राइट? समझ में आया? ये केस यस समझ मैम। में आया? ठीक है, मतलब सिंपल है कि एक डिफ्रॉडेड पार्टी के पास, एग्रीव्ड पार्टी के पास फ्रॉड के केस में तीनों ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ओहो, क्या क्या ऑप्शन है? एक तो वो रिसिंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, रिसिंड करना मतलब कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा क्या ऑप्शन है? कि वो डैमेजेज क्लेम कर सकता है, यानी जो भी उसको सफरिंग्स हुई, इतने दिन तक वो आया गया, उसको मेंटल हरासमेंट हुआ या फिर उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ, उस डैमेजेज को वो क्लेम कर सकता है, रिसेंट भी कर सकता है, डैमेजेज भी क्लेम कर सकता है। और तीसरा है कि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए बोलेगा कि ठीक है तुम वैसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जो कि तुमने मुझे बताया है। तुमने जो मुझे बताया वो यही बताया ना कि ये प्रॉपर्टी फ्री है, फ्री ऑफ इनकम्बरेंसेस है, कोई इस पर किसी तरीके का कोई केस नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, तो इसको मेक इट डिस्प्यूटलेस। ठीक है, इसको फ्री ऑफ डिस्प्यूट करो, एंड देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं बताती हूँ, या तो वो कैंसिल कर सकता है, या तो वो कैंसिल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि वो सीधा सीधा बोलेगा मुझे अब चाहिए ही नहीं आपका प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी अपने पास रखो, मुझे मेरा पैसा वापस करो और मुझे कोई डील नहीं करना, कैंसिल कर दिया। ठीक है, या फिर उसने क्या किया कि बोला कि कैंसिल भी कर दिया और बोला जो मेरा डैमेजेज हुआ है अभी तक, जो मेरा मतलब ये पैसा जो मैंने तुम्हें दिया था एडवांस के तौर पे 5 लाख 7 लाख 10 लाख, उसका जो इंटरेस्ट मुझे बैंक से मिलता मुझे वो इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा वापस करो, तो डैमेजेज के लिए भी क्लेम कर सकता है। और तीसरा कि वो कुछ नहीं करेगा, वो बोला जो पैसा दिया वो भी तुम रखो, न्यूट्रलाइज्ड। हाँ न्यूट्रलाइज करो और मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए, तुम उसका मॉर्गेज अमाउंट वापस करो, इसको फ्री ऑफ डिस्प्यूट करो, और नाउ आई एम गोइंग टू बाय दिस। समझ में आया? यस क्लियर? चलो अब हम लोग चलो, तो ये फ्रॉड हो गया। अब हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? दोनों में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक माइनर डिफरेंस होता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनली किया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? अनइंटेंशनल होता है। यहाँ इनोसेंट के जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था आपको पिछले बार की, सपोज करो वो चूंकि इतना बड़ा बात नहीं था इसलिए इतना मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए आपको बोला था कि सपोज करो यू नो ऑलरेडी, या यू नो कि कॉलेज इज क्लोज्ड, ठीक है, फॉर 2-3 डेज। आपको पता है कि कॉलेज बंद है, लेकिन बीच में कभी कोई नोटिस आ गया और ये खुल गया कॉलेज, राइट? और आपको नहीं पता है खुलने के बाद, आपने इससे पहले वाला ही नोटिस तक आपको पता था कि बंद है, एंड यू सेड इट टू द
अदर स्टूडेंट्स। तो आपको अपने हिसाब से तो यही बात सही लग रहा था ना कि कॉलेज बंद है, क्योंकि बाद वाला इंफॉर्मेशन आपके पास भी नहीं है। तो अब जो आप झूठ बोल रहे हो, आप बोल तो अभी भी झूठ ही रहे हो, क्योंकि कॉलेज तो खुल गई है जिसका इंफॉर्मेशन आपको भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बात झूठ है, लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से ये बात सही है? समझ में यस आया? मैम। तो ये क्या यस अनइंटेंशनल Yes, नहीं है, ma'am. आप किसी को इंटेंशनली नहीं रोकना चाहते हो कॉलेज जाने से या मना कर रहे हो कॉलेज जाने से, आपके नॉलेज के हिसाब से भी यही सही था और आपने ये बोला। मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट होता है, लेकिन दिस फॉल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ऑनेस्टली उसमें बिलीव होता है उस पार्टी का कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। इस बिलीफ के साथ जब वो झूठ बोलता है उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है? Yes, नेक्स्ट, जैसे कि यस एक्स इन्फॉर्म्स वाई अबाउट, हाँ चलो ये एक केस है, ऐसा एग्जांपल और भी आएगा इसमें, देख लो। एक्स इन्फॉर्म्स वाई अबाउट हिज हॉर्स दैट इज वेरी साउंड एंड यूजफुल फॉर एनी रेस एंड सेल्स द सेम टू वाई। मतलब एक्स वाई को बोलता है कि ये मेरा घोड़ा है जो किसी भी रेस के लिए बहुत सही है, सटीक है और काफी फिट है, आप इसको ले लीजिए। ठीक है? और एक्स को ये लगता भी है, एक्स का खुद का एक्सपीरियंस यही रहा है कि उसका जो घोड़ा है वो बहुत अच्छा घोड़ा रहा है, बहुत रेस के लिए बहुत फिट है, सूटेबल है, और वो वाई को बेच देता है। वाई उससे ले लेता है, लेकिन बाद में वाई को लगता है कि जो ये घोड़ा खरीदा वो इतना फिट नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे वाई उसको क्या कर सकता है, Y finds that the horse he has purchased from X is not sound and useless for the race। लेकिन ये क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि X को ये मालूम नहीं था। जब X को मालूम होता कि मेरा भी घोड़ा जो है वो बीमार है, अनफिट है रेस के लिए, तब भी बेच रहा होता, तो वो क्या होता, वो फ्रॉड होता। लेकिन फ्रॉड हो यहाँ पे जाता। उसको जानते हैं, उसका अपना एक्सपीरियंस था कि नहीं अभी तक तो मैं यूज करता आया हूँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक रहा, बाद में कुछ हो गया होगा, घोड़ा बीमार हो गया, कुछ हो गया जो जिसका नॉलेज उस पार्टी को खुद भी नहीं था, और उसने जो उसके मालूम नॉलेज में जो सही था ये बोल करके उसने अपने घोड़े को बेच लिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? दिस इज मिस यस रिप्रेजेंटेशन, मैम। दिस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है? yes, ma'am. एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एसेंशियल्स मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग टू अदर पार्टी इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू बी ट्रू। वेरी सिंपल, जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे को दे रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, देन दैट बिकम्स मिसरिप्रेजेंटेशन। सेकंड, it must be made before the concerned party enter into a contract। ऑब्वियसली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को में कोई एंटर करे इससे पहले ये बना हुआ होना चाहिए। बीच में करेंगे तो वो हो सकता है हम किसी पार्टी को इंड्यूस करना चाह रहे हो, ठीक है ना, उसको ये चीज प्रोडक्ट खरीद ले या सामान ले ले इसके लिए तैयार करना चाह रहे हो। लेकिन ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले बनाया हुआ स्टेटमेंट होना चाहिए। पहले आपने कह दिया कि ये ऐसे ऐसे है, राइट, जो आपको सही लगा था आपने बता दिया। मस्ट बी इनोसेंट एंड अनइंटेंशनल, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। An aggrieved ma'am. party suffering any loss as a result of misrepresentation। अभी देखो, हमने इससे पहले फ्रॉड के केस में 3 तरीके के रेमेडीज हैं डिफ्रॉडेड पार्टी के पास। कौन कौन से रेमेडीज थे वो? कि मैम न्यूट्रल कर देना चाहिए, और एक था कि वही जिसके साथ डैमेज हुआ है वो उसके डैमेजेस लिए क्लेम कर सकते हैं, हाँ, कैंसिल कर सकता है मैम, कैंसिल कर डैमेज सकते क्लेम ले हैं। सकता है, वेरी गुड, न्यूट्रलाइज्ड कर सकता है। वेरी गुड, तीनों ही है। ठीक है, तो फ्रॉड के केस में तीनों ही रेमेडीज है डिफ्रॉडेड पार्टी के पास, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में 2 ही रेमेडीज है। डैमेज क्लेम करने का रेमेडी नहीं है यहाँ पे। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कैंसिल कर सकते हैं, रेसेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या कर सकते हैं, aggrieved party suffering any loss as a result of misrepresentation can either rescind the contract or can accept the contract but he insists that he will be placed in such position in which he should have been in the representation made had been true। यानी कि या तो न्यूट्रलाइज कर दीजिए, जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को खत्म कर दीजिए, फ्री ऑफ डिस्प्यूट कर दीजिए चीजों को, केसेस को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके सब्जेक्ट मैटर को, और फिर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यानी मैम न्यूट्रलाइज्ड मतलब दिखाना मैम ना, सबूत। या नहीं, न्यूट्रलाइज मतलब मैं न्यूट्रलाइज टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ ये कहने के लिए कि आप क्या चीज न्यूट्रलाइज करिएगा। तो जो आपने फ्रॉड किया या जो आपने मिसरिप्रेजेंट किया, उस मिसरिप्रेजेंटेशन को अगर हम